एक कॉल पे पूरा कराची बंद हो जाता था। एक कॉल पे तमाम जगह बसेस जला दी जाती थी। एक कॉल में शनाख्त देख के, शनाख्ती कार्ड देख के मार दिया जाता था। क्या वो सिचुएशन है? अल्लाह ना करे। स्टार्ट आपने एक पॉलिटिकल पार्टी से किया, फिर उसके बाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। क्या ट्रिगर पॉइंट बना ऐसा कि आपने वो पार्टी छोड़ी और इधर आए? मेरे 2 सगे भाइयों की शहादत ही हुई एमक्यूएम की वजह से। माय फादर वाज़ अ फाइनेंसर। जब एमक्यूएम बनी थी तो मेरे अब्बा की फैक्ट्री होती थी, वहाँ से उनके फ्लैग्स बन के जाते थे। एमक्यूएम वो एमक्यूएम रही नहीं, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन साहब जब तक थे उन्हीं ने गलतियाँ की, बाद में वो चीज़ें सामने आईं। उनके हटने से कौन लोग पोजीशन में आए, वो हम लोगों को नज़र आ रहा है। जमात इस्लामी जब भी पावर में आई है, जब भी एम्पावर्ड हुए, या तो किसी दूसरी जमातों ने बॉयकॉट किया या फिर किसी डिक्टेटर ने लाके बिठा दिया। चाहे वो आप नेमतुल्लाह साहब को देख लें, उनसे पहले साहब जो आए थे उनको भी देख लें, कभी भी मैंडेट से नहीं आए। इलेक्शन के लिए तैयार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? बिल्कुल तैयार है, हम तो हमेशा तैयार रहते हैं। अस्सलामुअलैकुम। आई मीडिया के साथ मैं हूं किरण आफ्ताब। जनाब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़वातीन के लिए कितना काम कर रही है, नौजवानों के लिए क्या सोच है, और इस सब के साथ साथ ये कि गुड गवर्नेंस है या नहीं, और मसाइल हल होंगे या नहीं, पाकिस्तान कितना आगे बढ़ेगा, बहुत सारे सवालात हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी कोशिशें क्या हैं, यही सब कुछ जानेंगे। तर्जुमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहसीन आबिदी हमें ज्वाइन कर चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तहसीन, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, मज़े में। मज़े में माशाल्लाह। मुझे बताएं, कितनी मसरूफ़ियत है, क्या-क्या मसरूफ़ियत है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ में एसोसिएट होने के बाद में एक लड़की को, एक खातून को क्या-क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं जो डेली बेसिस पे अदा करनी पड़ती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा है हमारी, बिकॉज़ बीइंग अ स्पोक्स पर्सन ऑफ सिंध गवर्नमेंट, आपको एक तो प्रोजेक्शन भी करनी होती है जो सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है। इसके अलावा आपको अपने लोगों से कम्युनिकेशन, जो एक समझा जाता था, जो कहा जाता था, वो एक मुझे लगता है बड़ा फ़ॉल्स नैरेटिव था कि जी जो है वो इंटीरियर सिंध की पार्टी है जी, और शहरी इलाकों में उसका होल्ड नहीं है। तो अगर आप देखें ओवर द टाइम कि जिस तरह कराची में पीपल्स पार्टी ने अपना मैंडेट इंक्रीज़ किया है, जितने अर्बन सिंध के एरियाज़ हैं, हैदराबाद है, मीरपुर ख़ास है, तो डेफ़िनेटली हमारी काम की, हमारी परफॉर्मेंस की वजह से ही तो कोशिश, ज़िम्मेदारी यही है ज़्यादा कि अपने लोगों से कनेक्ट रहें, कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल ना आए। इसके लिए रिसेंट कुछ एक्टिविटीज़ भी हमने स्टार्ट की हैं। अगर आपने मसलन? देखा होगा कि सीएम सिंध साहब ने जो है उनके इंस्ट्रक्शन पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन के मुताबिक कि तमाम मिनिस्टर्स की, तमाम स्पोक्स पर्सन की, हम सबकी जो हैं वो ड्यूटीज़ लगाई गई हैं सीएम हाउस में, कि हम वीकली जो है हम मतलब सबकी वो ड्यूटीज़ जो है वो शिफ्ट्स लग रही हैं कि हम लोगों से डायरेक्टली कनेक्ट हों। लोग हमें कॉल्स करते हैं, हमसे अपने मसाइल बताते हैं, और विद इन 48 आवर्स हम उसको उसको रिज़ॉल्व कर रहे हैं। तो मुझे लगता ज़बरदस्त। है ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बिकॉज़ सबसे ज़्यादा जो इशू आता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में या किसी भी साहिब इख्तिदार के लिए, कि लोगों के मसाइल तो बहुत हैं, आपको पता है, हर जगह है, दुनिया में हर जगह होते हैं, पाकिस्तान में बहुत हैं, सिंध में भी बहुत हैं। लोगों को एक्सेस नहीं होता, कि जो मसले हल करने वाले लोग हैं उन तक एक्सेस नहीं होता। तो ये वाली जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के इंस्ट्रक्शन पे जो हमने कंप्लेंट सेल का स्टार्ट किया है, स्टार्ट तो 1993 में हो गया था, लेकिन वो फिर बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था कि जी कंप्लेंट सेल तो मौजूद था, लेकिन उसमें कोई ज़िम्मेदार जैसे मिनिस्टर्स वगैरह नहीं बैठ रहे थे। लेकिन अभी जो 1 अप्रैल से रिस्टोर किया है, उसमें हम तमाम तर्जुमानों की ड्यूटी है, तमाम मिनिस्टर्स की ड्यूटी है, तमाम एडवाइज़र्स की ड्यूटी है, तमाम स्पेशल असिस्टेंट्स की ड्यूटी है, कि मॉर्निंग में जैसे मेरी 9 टू 1 ड्यूटी होती है, मेरे बाद किसी मिनिस्टर की ड्यूटी होती है। तो हमें डायरेक्टली कॉल्स आ रही हैं, लोग हमें कॉल्स कर रहे हैं, और सबके नंबर्स मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नंबर नहीं मिल रहा है, अच्छा। सबके नंबर्स मिल रहे हैं, और हम फ़ौरन जो है किसी सेक्रेटरी को कहना है, किसी डीसी को कहना है, जहाँ पे भी कहना है सिंध में किसी भी एरिया में, तो हम फ़ौरन फ़ोन करके वो मसला हल कर रहे हैं। और ये आम शहरियों को पता कैसे चलता है कि आज किस मिनिस्टर की ड्यूटी है? ये हम तहसीन की तो मुझे पता चल गई कि क्या शिफ्ट है, बाकियों के बारे में कैसे पता अच्छा, चलेगा? हम इसकी बड़ी अच्छी कैंपेन कर रहे हैं मीडिया पे। हम अपने सब में सोशल मीडिया पे जो है हम अपने पोस्टेस लगाते हैं, जिसकी भी ड्यूटी होती है वो नंबर के साथ जो है अपनी पोस्ट लगाता है कि जी कल मैं इस टाइम से इस टाइम तक अवेलेबल हूँगा। तो तमाम लोगों को पता होता है, इवन मीडिया को सबको पता होता है। उनके साथ सर्कुलर जो निकला था वो उनके साथ एक्सचेंज हुआ है, तो उनको पता होती हैं चीज़ें किसकी ड्यूटी है, तो वो वहाँ पे भी आके हमसे मिलते हैं। और लोगों को भी पता हो, क्योंकि फ़ोन एक सेकंड के लिए भी रुकता नहीं है। इतने फ़ोन बज रहे होते हैं, इतने फ़ोन बज रहे होते हैं कि अगर मैं चाय भी नहीं पी पाई थी जिस दिन मेरी ड्यूटी थी, ये क्योंकि ज़ुल्म है। मुसलसल फ़ोन बज रहे थे। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप अपने, क्योंकि देखिए मैंडेट आपको लोगों से ही मिलता है। लोगों का मैंडेट लेके आप असेंबलीज़ में आते हैं, उनके मसले हल करने ही आते हैं। तो अगर आप उनसे कनेक्ट नहीं हो सकेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपकी कामयाबी है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो ये तारीख भी रही है कि है ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लोगों की पार्टी, तो हम तो अपने लोगों से बहुत कनेक्ट हैं।
ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुझे ये बताइए कि पीटीआई बहुत सारे हलकों में, नौजवान हलकों में अभी भी मौजूद है, इस वक़्त भी ऐसा ही है। और इस पहलू को कैटर करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कर रही है? ज़्यादा से ज़्यादा नए शहरी हों, यंग जनरेशन हो, वो उनके सपोर्टर हों और वो उनकी पार्टी का भी हिस्सा हों। कितना वेलकम करती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? कितना अच्छा एम्बियंस बनाती है? कितने अच्छे इंतज़ामात करती है इस सिलसिले में? देखिए, आपके सामने मेरी एग्ज़ाम्पल है कि वो जिस तरह और चेयरमैन हमारे खुद यूथ हैं, तो वो बहुत एप्रिशिएट करते हैं। मतलब मुझे लगता है कि इतनी ज़्यादा लिबर्टी शायद किसी पार्टी में नहीं हो, बिकॉज़ मेरा बैकग्राउंड किसी और पार्टी का रहा है, वो भी आपको पता है। तो हमें पता है ना कि हमें कितना डिसीज़न से दूर रखा जाता था हमसे, क्योंकि हमें बड़ा ऐसा ट्रीट किया जाता था, भाई टेक फॉर ग्रांटेड लेना कि जी छोटे हैं तो नहीं। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है कि कोई भी सजेशन हो, कोई अपनी इनपुट देनी हो, कोई रिफॉर्म्स लाने की बात करनी हो, तो बड़ा सीरियसली सुना जाता है, स्पेशली चेयरमैन साहब। मतलब उनके वो इतना ज़्यादा एक्सेसिबल हैं कि हमें उनसे बात करने के लिए कोई हमें मुश्किलात नहीं होती। तो मुझे लगता है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपने यूथ की बात की, देखिए पीटीआई का मुझे लगता है वो टाइम जो एक वेव थी वो अब नहीं रही है, क्योंकि पीटीआई ने यूथ को इतने गलत कल्चर की तरफ ले गए, गालम गलोच के कल्चर जो हमने अपने अपने बचपन से कभी नहीं देखा। इख्तिलाफात तमाम पार्टीज़ में होते हैं, कभी किसी की इज्जतें इतनी गैर महफूज नहीं थी। आप देखें कि फैमिलीज़ के साथ लोग बाहर जा रहे हैं, फैमिलीज़ के सामने अटैक किया जा रहा है। तो मुझे लगता है पॉलिटिक्स होनी चाहिए, पर्सनल नहीं होना चाहिए। हमारी जो ट्रेनिंग है चेयरमैन साहब की तरफ से, हमें जो इंस्ट्रक्शन है कि अगर हमें इख्तिलाफ़ करना है, बिकॉज़ मैं सोशल मीडिया एक्सपर्ट भी हूँ, बहुत एक्टिव हूँ सोशल मीडिया पे। तो हमें अगर इख्तिलाफ़ करना है, हमने उनकी आइडियोलॉजी पे इख्तिलाफ़ करना है, हमने उनकी पॉलिसीज़ पे इख्तिलाफ़ करना है, हमने उनकी पर्सनल लाइफ़ पे इख्तिलाफ़ नहीं करना है, हमें उस पे अटैक नहीं करना है। तो मुझे लगता है ये तरबियत जो है लीडर की तरफ से बड़ी ज़रूरी होती है। अगर आपको इस तरह की तरबियत दी जाए कि जो आपके मुखालिफ है आप उसको गाली दे दें, तो मुझे ऐसा यूथ का क्या फ्यूचर है? आप बताएँ, अगर यूथ जा भी रहा है उस तरफ, तो उनको भी सोचना चाहिए, उनके बड़ों को सोचना चाहिए कि आप किस डायरेक्शन पे लेके जा रहे हैं। मतलब आप अगर किसी एक इंसान की इंसल्ट कर रहे हैं, इंटरनेशनली वो चीज़ें अलबत्ता सोशल मीडिया पे आती हैं, चलती हैं, आपके मुल्क का क्या इमेज आ रहा है? कि आपका यूथ इतना बदतमीज़ है कि उसको किसी का लिहाज़ ही नहीं है। ठीक है, आप आइडियोलॉजी पे बात करें, आप पॉलिसीज़ पे बात करें, हम भी गलत हो सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत बेहतरी की हमें ज़रूरत है, आप उस पे बात करें, आप क्रिटिसाइज़ करें, हमें आपके क्रिटिसिज़्म से हम सीखेंगे, हम उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस कल्चर को मुझे लगता है कि जो पीटीआई ने स्टार्ट किया था, वो यूथ के लिए बड़ा नुकसानदेह था। हाँ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी एक बड़ा अच्छा इंप्रेशन है उनका। मीडिया के सामने जब भी आते हैं, बहुत अच्छी एनर्जी है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल बेसाख्ता एक कोई भी सवाल आ जाए ना, इनका प्रॉम्प्ट रिएक्शन बड़ा ज़बरदस्त होता है। रियल लाइफ़ में भी वो इसी तरह के हैं, बिलावल भुट्टो। He's such a गुस्सा आता है उनको? ना ना सच अ जेंटलमैन, सच अ हम्बल पर्सन। मतलब मुझे, मैं बता रही हूँ ना आपको कि अपने फादर से भी बात करते हुए ना बड़ा रिलक्टेंट होते थे, कभी मूड पे डिपेंड करता था कि यार पापा का आज मूड अच्छा है तो बात कर ले। चेयरमैन से तो हम इतना फ्रेंडली वे में बात करते हैं और वो इतना अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं हमें। तो मैं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नहीं है यहाँ का, इट्स बीन लाइक 6 ईयर्स कि मैं पीपल्स पार्टी मैंने ज्वाइन की है, और जब मुझे इतना अच्छा वेलकम मिला है, और फिर विमेन की, जैसे आपने भी स्टार्ट में ही बात की थी, विमेन एम्पावरमेंट में जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलीव करती है, मुझे नहीं लगता कोई और पार्टी बिलीव करती है। इसके एग्जांपल्स आप ये ले लें, एक तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की एशिया की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी, फिर पहली नेशनल असम्बली की स्पीकर फीमेल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने फहमीदा मिर्ज़ा बनी, फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर हिना रबानी खैर, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलोंग करती थी, पाकिस्तान का पहला विमेन पुलिस स्टेशन वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टेन्योर में शुरू हुआ। तो इस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। तो हम तो विमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, और चेयरमैन साहब भी बड़ा वेलकमिंग है कि कोई यूथ आए या फीमेल आए, तो हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। मुझे लगता है शायद फीमेल को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, क्योंकि आप ज़्यादा वोकल होती हैं, ज़्यादा बात करने में ज़्यादा। तो मुझे तो ऐसा फ़ील होता है कि आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया। थैंक गॉड। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। और मुझे ये बताएँ, मैं देखिए एक सवाल और कर लेती हूँ ना, मैं चूँकि बिलावल भुट्टो साहब की बात हो रही। तो एक होता है ना कि जब आपसे गलती हो जाए ना, उसके बाद में एक्सप्रेशंस थोड़े से देखने वाले होते हैं। वो जैसे उनसे कुछ हो गया, ज़बान थोड़ा-सा आगे-पीछे हो गई और वो काँपे टाँग गई, हाँ। जैसे कि इस तरह की कोई चीज़ हो गई, उसके बाद में उनका रिएक्शन क्या होता है? तो बहुत पॉजिटिव रहते हैं, आप देखा करें, क्योंकि अभी बीच में भी कोई ऐसी चीज़ हुई थी तो वो खुद ही से हँस रहे थे कि अब कितनी मीम्स बनेंगी। उफ़ तौबा! हाँ, कितनी। तो वो तो मुझे लगता है किसी से वो सिर्फ स्टेज कर से तो डाइस किसी से का। डाइस से उतर के भी वो उतने ही कूल होते हैं, उतने ही यस, काम होते हैं। हाँ, वो उनको गुस्से में मैंने तो नहीं देखा अपने, अल्लाह करे देखूँ भी नहीं कभी। मैंने कभी लाइफ में उनको गुस्से में, हाँ, हम लोगों को अगर जैसे हमारी मीटिंग्स होती हैं, उसमें अगर किसी की परफॉर्मेंस पे कोई बात है या किसी ने किसी की कोई शिकायत की है और वो बड़ी जेन्युइन शिकायत है, उसमें चेयरमैन साहब को थोड़ा मैंने देखा है कि उस पे, और वो उस पे गुस्सा बनता भी है कि लोगों को तकलीफ़ ना पहुँचे, अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें। उनकी ज़्यादातर कोशिश यही होती है। आप यकीन करें, हमें जो अभी कंप्लेंट सेल में बिठाने का मकसद भी यही है
कि लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा मसले हल हो। और आप यकीन करें एक-एक दिन में 300-300 400-400 कंप्लेंट्स हम रिसीव कर रहे हैं, इतनी कम टाइमिंग्स में। तो लोगों के मसले अब ज़ाहिर बात है जो डायरेक्टली हम पहुँचा रहे हैं डीसीज़ के थ्रू या वहाँ की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वो बड़े उसके चांसेस बड़े मतलब अभी तक जितनी कंप्लेंट्स आई हैं, वो 90% रिज़ॉल्व हुई हैं। बाकी कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जैसे लैंड के इशू हैं जो एकदम से रिज़ॉल्व नहीं हो सकते। किसी के लैंड पे किसी ने कब्ज़ा कर लिया, कोर्ट में केस चल रहा है, तो कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। कुछ ऐसी चीज़ें जैसे मैं जब बैठी थी उस दिन, तो एक आईबीए के लिए कॉल आई, वो भी रहीम यार खान से, कि उनका बच्चा जो है वो आईबीए सखर में पढ़ता है, तो वो जीएसटी लग गया है 3%, तो मैडम उसको वेव करवा दें। तो मैंने अपनी टीम से पूछा, उन्होंने कहा ये हमारे अंडर नहीं आता, लेकिन हम फिर भी वहाँ के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है हम उनसे ज़रूर बात करके रिक्वेस्ट करेंगे। तो मैं जाऊँगी नेक्स्ट ड्यूटी में, तो पूछूंगी कि रिजॉल्व हुआ नहीं हुआ। फॉलो तो अप मुझे लेती हैं आप? फॉलो अप लेती हूँ, यस। और वो हम जो कंप्लेन सेल में बैठ रहे हैं, सीएम साहब रात को फॉलो अप लेते हैं कि अगर 300-400 कंप्लेंट्स आई हैं तो डेली वो सीएम साहब को जाती हैं और सीएम साहब फिर देखते हैं उसमें कितनी रिजॉल्व हो गई, नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई है, तो वो फ़ौरन इंस्ट्रक्शंस देते हैं। क्या तो बात है। लोगों की तकलीफ, इंफ्रास्ट्रक्चर, सीएम साहब का फॉलो अप लेना, कराची है की अभी बस भी। याद आ गई, पूरा किस्सा याद आ गया। अच्छा चलें, ये मुझे बताएं कि ये मिफ्ता साहब ने एक कॉन्फ्रेंस भी उसके ऊपर कर दी, बड़ी दबंग किस्म की, लोग कह रहे हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स रख दिए उन्होंने। फिर उसके बाद में ठेका उठा करके तो आपने जो है ना वो इतनी सारा बैश किया गया है पीपल्स पार्टी को इसके ऊपर कि ये कराची यूनिवर्सिटी आपने खोद के रख दिया, बीआरटी के नाम पे कर दिया, और फिर भी देखिए तो सही क्या हो गया। और फिर उसके बाद में आप उसका ठेका दे देते हैं, तो गाली सारी आपने खा ली और ठेका उधर चला गया, तो आगे की चीज़ें भी उसी तरफ चली गईं। पीपल्स पार्टी क्या कर रही है? किस सोच के तहत क्या कर रही है? देखिए किरण, थोड़ा-सा हमें इसका बैकग्राउंड भी समझना होगा कि अगर हमने किसी को टेंडर दिया और अगर हम टेंडर ले रहे हैं उससे, ठीक है? पहले तो टेंडर हमने क्यों लिया, उसके भी रीज़न्स हैं ना, कि कितना हमें ही बैशिंग हो रही है, जैसे आपने भी बात की। अब जब वो कॉन्ट्रैक्टर काम पूरा नहीं कर रहा, वो काम अप टू द मार्क नहीं कर रहा, वो जो टाइम फ्रेम दे रहा है, वो टाइम फ्रेम बार-बार एक्सटेंड हो रही हैं डेट्स, बुराई हमारे सर आ रही है। हमने इसी बेस पे जो है उनसे कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म किया। अभी सीएम साहब ने जो है वो टाइम फ्रेम भी दे दिया है कि जी 90 डेज़ में ये कंप्लीट हो जाएगा और वी आर वेरी होपफुल कि 90 डेज़ में हो जाएगा। क्यों नहीं हुआ उसके अगर आप मुझसे पूछना चाहेंगी तो देखिए, यहाँ पे जो है K4 की लाइन्स आनी थी। ये एक्सपेक्टेड था लास्ट दिसंबर में। अच्छा, K4 की भी एक अलग कहानी है कि K4 का जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हुआ था 2007 में। उस वक़्त जो उसकी कॉस्ट थी वो थी 25 अरब रुपए। इस वक़्त कॉस्ट 150 अरब से ज़्यादा हो चुकी है। कहाँ 25 अरब, कहाँ 150 अरब। और ये क्यों डिले हुआ? क्योंकि ये कोलैबोरेशन थी फेडरल के साथ। सिंध गवर्नमेंट ने अपने फंड्स पूरे दे दिए, ऑगमेंटेशन का काम कंप्लीट कर लिया। फेडरल से हमें फ़ंड नहीं आया। अब जब फ़ंड नहीं आया, वो टाइम आगे बढ़ता चला गया, उसकी कॉस्ट बढ़ती चली गई। ज़ाहिर बात है, महंगाई हुई, इन्फ्लेशन हुई, हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ गई। उसके बाद अब यहाँ पे वो प्रोजेक्ट अब तक की भी कंप्लीट नहीं हुआ है K4 का। अभी आई डोंट नो कि कब तक, क्योंकि फेडरल हमें फंड्स दे ही नहीं रहा जो उनके जो पूरे एक कमिटमेंट थी। फिर ये जो K4 का सॉरी, ये जो यूनिवर्सिटी रोड है इसके नीचे वो लाइन्स बिछनी थी K4 की। तो ये वाली प्लानिंग थी कि जी पहले लाइन्स बिछ जाए, क्योंकि वो फंड्स आ जाएँगे तो वो लाइन्स का काम स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद रोड एक साथ बनेगा। फिर अगर बीच में हम रोड बना देते फिर दोबारा से लाइन्स बनाते तो फिर डबल तकलीफ़ होती लोगों को कि जी अभी खोला इन्होंने 1 महीने के लिए और फिर इन्होंने दोबारा पूरा उससे ज़्यादा खोद दिया, क्योंकि नीचे लाइन्स बिछनी थी। तो अब सीएम साहब ने, क्योंकि अब लाइन्स का भी काम स्टार्ट हो जाएगा, तो अब ये एक्सपेक्टेड है कि 90 डेज़ में इंशाल्लाह ये तकलीफ़ दूर हो जाएगी, तमाम शिकायतें दूर हो जाएँगी इंशाल्लाह। मिफ्ता साहब की बात में मैं कमेंट नहीं करूँगी क्योंकि फेडरल में वही थे, तो फेडरल से अगर इनको इतना दर्द था तो उनको फेडरल से कहना चाहिए था, रिक्वेस्ट करना चाहिए थी। आप भी कराची के हैं, आपको रिक्वेस्ट करना चाहिए थी कि नहीं आप फेडरल जो है फंड रिलीज़ करें ताकि ये काम हो सके। तो मुझे लगता है मैं उस पे कमेंट ना करूँ तो बेहतर है। ठीक है, ज़बरदस्त है। मैं भी चलें, फिर मैं दूसरा सवाल कर लेती हूँ। ये बताइए कि दरख्त काटा जाता है लम्हों में और वो पनपता है, सायादार बनता है सालों में। और एक मखसूस दरख्त को काटने के नाम पर कौन-कौन सी किस्म है दरख्तों की कि जो नहीं काटती गई। ये हो रहा है इसी कराची में। और हीट वेव भी आएगी, गर्मियाँ भी होंगी, छाँव के लिए आम आदमी तड़पेगा, मज़दूर तबका तड़पेगा। कराची ठीक है, ग्रे हो गया, वो दूसरे लोग थे, उनके हाथ में शहर के इंतज़ाम थे, हो गया। लेकिन अब बताइए ये कि ये लगा-लगाया दरख्त जब काटा जाएगा तो साया तलाश कीजिए अगली जनरेशंस, उसकी भी अगली जनरेशन के लिए। इसके लिए क्या कर रही है पीपल्स पार्टी? ग्रीनरी होनी चाहिए और पुराने दरख्तों को प्रिज़र्व भी करे, उनको बचा के भी रखे, काटे नहीं। ये सब कट रहा है, ये सब हो रहा है।
किसी स्पेसिफिक एरिया की बात कर रही हैं आप? पूरे मैं पूरे कराची की बात कर रही हूँ। देखिए इट्स वेरी मच ईज़ी कि ग्रीन बेल्ट है, उखाड़ो, चाय का ढाबा डालो, ठीक है? पहली चीज़। आपका जो पीसीएचएस है, गुलशन इकबाल है, पोर्शंस पे पोर्शंस बन गए, बैंगलोर की जगह पर घर बन गए, पार्किंग के लिए दरख्त काट दिया गया, कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। इसी बीआरटी के रास्ते में, इसी कराची यूनिवर्सिटी के रास्ते में अगर आ सको तो आओ, वहाँ ढूंढे से दरख्त नहीं मिल रहा, जो दरख्त थे वो काट दिए गए। ये सब कुछ हो रहा है। नाज़िमाबाद बिल्कुल ग्रीन था, अब जाकर के एक चक्कर लगा के देखें। तो ऐसी बहुत तकलीफ होती है देख के, दरख्त बड़ी आसानी से, बड़ी सहूलत से काटे जा वेरी रहे हैं, ट्रू। बड़ी तेज़ी से काटे जा रहे हैं। अच्छा, मैं इस पे थोड़ी-सी इन्वेस्टिगेशन करूँगी क्योंकि मुझे इसकी इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्यों काटे गए, कौन-सी ऐसी चीज़ें इश्यूज़ थी जो बीच में आई हैं। मैं एंड देन आई विल गेट बैक टू यू कि ये क्यों, क्या वजह वजूहात थी। क्योंकि हमने जो मेयर को काम करते देख रहे हैं, हम तो उसको और ज़्यादा कराची को ग्रीनर करना चाह रहे हैं कि जो फॉरेस्ट भी बनाए गए हैं, अगर आप ज़ू जाएँ, ज़ू में आपको चेंज या फिर वो हिल पार्क में आप जाएँ, तो बड़े डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स पे मेयर साहब जो है वो काम कर बट देयर इज़ स्टिल काम स्पेस कर कि रहे हैं। उसको बढ़ाया जाए नहीं, इस वो तो उस पैमाने पे पर। तो काम हो रहा है, हमारा मुसलसल हो रहा है। नासिर शाह साहब जो हैं लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर, वो भी इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कह रही हैं तो डेफ़िनेटली आपकी इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं इसको चेक करूँगी ज़रूर। कितनी प्यारी बात है ना ये, जो आपको नहीं पता होता उसको आप बिल्कुल मैनेज मैं नहीं कैसे करती। कह दूँ हाँ कि नहीं, मैं सिर्फ़ बात अच्छी घुमा बात दूँ, है। गलत बात हो जाएगी ना। मैं पता करूँगी फिर मैं बताऊँगी क्या रीज़न है। अल्लाह इतनी ऑनेस्टी सबको दे। आमीन इलाही आमीन। वरना वरना यही होता है, जहाँ मनसब हाथ में आया, वहाँ ज़बान से सच गया। यही है, यही होता देखा गया है। नहीं, अच्छा। लेकिन हाँ, इन्फॉर्मेशन हो तो फिर बात करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक ट्रेंड और भी है, अगर आपने मुख्तलिफ सड़कों पर, शाहराहों पर देखा हो। चूँकि हमें नीचे लाइन्स बिछानी पड़ेंगी, सीवरेज जो है ना उसको हम अभी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा है, वैसा है, बार-बार टूटती है। तो रोड्स की जगह ब्रिक्स लग रहे हैं। और इसको इन लॉन्गर रन देखा जाए, तो वो जो ब्रिक्स लगाई जा रही हैं, वो मज़ीद वेस्ट को बढ़ाएगा। कैसे? ऐसे कि आपका टायर ख़राब होगा जल्दी-जल्दी हुँ। और मज़ीद कचरा बनेगा। एक खर्चा भी है एक आम आदमी का और इसके साथ में ये भी है। ये ब्रिक्स की जगह ब्रिक्स होने चाहिए, रोड्स की जगह ब्रिक्स नहीं होने चाहिए। आप इसको किसी पॉइंट पर उठाएँगी बात को? मुझे लगता है फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ असाइन की हुई होती हैं चीज़ें, तो वो आपको शायद वो किलोमीटर्स पे होता है कि जी इतने किलोमीटर बनेगा, इतने किलोमीटर बनेगा। अगर एक बहुत ज़्यादा आपने बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स बनाने, तो वो बीच में फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि अभी एक इंसिडेंट आपने देखा होगा नाज़िमाबाद में हुआ है जिसमें बच्चा बहनों के साथ गिरा और वो बहनों की जो है वो डेथ डेथ बच्चियों हो की डेथ हो गई डेथ थी। हो गई। तो वो जो गड्ढा था, अगर उसमें भी थोड़ा-सा कुछ इसी तरह का ब्रिक्स लगा दिया जाता, मुझे लगता है उस हादसे से बचा जा सकता था फॉर द जी। टाइम बीइंग। तो मुझे लगता है, मुझे इसकी भी अगेन मैं कहूँगी कि मुर्तज़ा कैन गिव बेटर आंसर। बट जो काम हो रहा है, जो हम ओवरऑल देख रहे हैं, वो इसी वजह से देख रहे हैं कि हम लॉन्ग टर्म में पूरे-पूरे रोड्स बनाएँगे और हम अब ऐसे रोड्स नहीं बनाएँगे कि जी वो एक ही बारिश में बह जाएँ। क्योंकि पिछले दिनों ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स सामने आए और जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की गई हैं, जो है वो सीएम साहब की तरफ से भी, मेयर की तरफ से भी, और जो लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर हैं नासिर शाह साहब ने भी बहुत से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किए हैं क्योंकि वो ऐसा मटेरियल यूज़ कर रहे थे कि वो एक ही बारिश में रोड बैठ जाती। तो हम बड़ा अब इस चीज़ पे बड़ा हमारा फ़ोकस है कि जी चाहे थोड़ा-सा टाइम लग जाए, लेकिन हम ऐसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दें कि वो लॉन्ग टर्म हो। अच्छा, एक चीज़ और मैं किरण मैं क्लियर करूँ, अगर कोई चीज़ें लॉन्ग टर्म होती है ना, उसकी मेंटेनेंस भी होती है। ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा ज़िंदगी में बन गया, तो वो हम बूढ़े हो गए, हमारे बच्चे जवान हो गए और वो चल रहा है। तो वो मेंटेनेंस भी चाहिए होती है। यहाँ पे बड़ा एक अनफॉर्चुनेट रहा है, स्पेशली मैं कराची के साथ कहूँगी कि बड़ा बदकिस्मती रही कि हमारे यहाँ इख्तियारात की जंग चलती रही कि जी लोकल गवर्नमेंट किसी के पास है तो प्रोविजनल गवर्नमेंट किसी के पास है, फेडरल किसी कहीं और है कि फंड्स नहीं आ रहे हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ना कि पीपल्स पार्टी के पास लोकल गवर्नमेंट भी है, प्रोविजनल गवर्नमेंट भी है, कि अगर अगर लेजिस्लेशन, क्योंकि प्रोविजनल गवर्नमेंट का काम तो लेजिस्लेशन करना है, कि अगर लेजिस्लेशन होती है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोकल गवर्नमेंट को फंड्स भी रिलीज़ कर सकते हैं बड़ा ईज़िली। लेकिन पहले इख्तियारात का रोना रोता जाता है, जैसे मुस्तफ़ा कमाल के टेन्योर का बड़ा जिक्र किया जाता है कि जी बड़े अच्छे काम हुए थे, भाई फंड्स आ रहे थे इनके पास, और फंड्स कहाँ से आ रहे थे? फेडरल से आ रहे थे। फेडरल में उस वक़्त क्योंकि प्रेसिडेंट साहब जो थे, सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो जो मुस्तफ़ा कमाल को जितने वो 300 अरब रुपए जो मिले हैं, आप ज़रा रिसर्च करें वो किसके हाथ से रिलीज़ हुए हैं? वो आसिफ अली ज़रदारी साहब के हाथ से रिलीज़ हुए थे। तो फेडरल में जो बंदा बैठा था उसकी विल थी, वो काम करना चाहता था। उसने फंड्स रिलीज़ किए। अब तो इश्यू आते हैं कि जी फंड्स ही नहीं आते। पंजाब का कंपैरिज़न करते हैं, भाई पंजाब में जिनकी गवर्नमेंट है उनकी फेडरल में भी है। उनको फंड्स का इश्यू ही नहीं है। वो लाहौर को इससे भी बेहतर बना सकते हैं क्योंकि उनके पास बहुत फंड्स अच्छी तरह। सिंध के पास ऐसा नहीं है। सिंध के पास एनएफसी का अपना शेयर पूरा नहीं आ रहा है। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब फंड्स नहीं आएँगे, आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, इट विल टेक टाइम, हम अपने फंड से, अपनी चीज़ों से कर रहे हैं,
टाइम लग रहा है, लेकिन तनकीद अगर हो रही है तो मुझे लगता है कंस्ट्रक्टिव है तो अच्छी बात है। आप तनकीद करें, हमारी जहाँ कोताहियाँ हैं उनको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। तरक्याती मंसूबे और दीगर मामला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मैं ये पूछना चाहती हूँ तहसीन, ये कैसे हुआ चेंज? क्योंकि स्टार्ट आपने एक पॉलिटिकल पार्टी से किया, उनका अपना मिजाज है, उनका अपना तरीका है चीज़ों को लेके चलने का, फिर उसके बाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। क्या ट्रिगर पॉइंट बना ऐसा कि आपने वो पार्टी छोड़ी और इधर आए? अच्छा, मेरी स्टोरी बड़ी हार्श भी है बिकॉज़ मेरी फैमिली से मेरे 2 सगे भाइयों की शहादत ही हुई एमक्यूएम की वजह से, एंड वन वाज़ 19 इयर्स ओल्ड और एक उससे 15 मंथ्स बड़ा था। तो वालिद को की जो असीरी देखी, बाकी 3 भाई जो थे उनको, एक छोटा वाला भाई तो बिल्कुल स्कूल में था, उसको भी मतलब बहुत ख़तरनाक वाले हालात देखे, लेकिन हम खड़े रहे। फिर माय फादर वाज़ अ फाइनेंसर, जब एमकेएम बनी थी तो मेरे अब्बा की फैक्ट्री होती थी, वहाँ से उनके फ्लैग्स बन के जाते थे। तो ऐसी फैमिली का पार्टी छोड़ना इज़ वेरी बिग क्वेश्चन ना, कि आपकी एफिलिएशन इतनी स्ट्रॉन्ग और फिर आपने कैसी पार्टी छोड़ी। तो मैं अक्सर कुछ शोज़ में इसका जवाब दे चुकी हूँ कि एमक्यूएम वो एमक्यूएम रही नहीं जो हमारे अब्बा ने जिसको सपोर्ट किया, हमारी अम्मा जिसके लिए काम करती रहीं, जिसके लिए कुर्बानियाँ दी, वो पार्टी वो रही ही नहीं। जिस तरह की फिर मतलब लाइक वो एक एक कहते हैं ना, एक फैक्शन, एक धड़ा सा बन के रह गया। अवाम तो उसमें थे ही नहीं गई, क्योंकि उस वहाँ पे उस पार्टी में हमने देखा, मैं क्योंकि बचपन से वहाँ पे काम कर रही थी, मैंने देखा कि जो कारकुन दरियाँ बिछाता था वो आज भी दरियाँ बिछाता है। और जो मिनिस्टर्स हैं वो किस तरह आए थे, और वो मतलब सारी लग्जरीज़ जो हैं वो सिर्फ मिनिस्टर तक महदूद है, अवाम का तो सोचना ही नहीं है। जिस कॉज़ को लेके वो आए थे कि जी नाइंसाफ़ी हो रही है, बड़े डिप्राइव हैं, वो कॉज़ कहीं खो गई थी। पीपल्स पार्टी जॉइन करने का एक तो क्योंकि बैकग्राउंड सेम था, आप यकीन करें, मेरा इंट्रो चेयरमैन साहब अक्सर जगहों पे ये देते हैं कि जैसे मैं एक शहीद की फैमिली से हूँ, तहसीन एक शहीद फैमिली से है। इसलिए मैं इसको बहुत रिगार्ड करता हूँ। ये मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि चेयरमैन तुम्हारा इंट्रो इस तरह देते हैं। तो मुझे लगता है, क्योंकि आप देखें ना, पीपल्स पार्टी में कारकुनान को नहीं शहीद करवाया, पूरी टेयर ख़त्म हो गई। अगर आप गड़ी खुदाबख्श जाएँ तो पूरा घर वहाँ पे दफन है। तो ये नहीं किया कि जी अपने आप को सेफ कर लिया और आपने कारकुनों को, तो एमक्यूएम में मैंने ये चीज़ देखी है कि सिर्फ कारकुनों को, आपने इतने बच्चों को मरवा दिया और आपके अपने सब सेफ रहे, बच्चे बाहर पढ़ते रहे, आप मिनिस्ट्रीज़ के मज़े लेते रहे। तो रीज़न भी यही बना कि नाइंसाफ़ियाँ देखी कि इतना कुछ करने के बाद भी काम करने नहीं दिया जा रहा। जिस तरह यहाँ पे मैं बहुत फ्रीडम के साथ काम कर रही हूँ, मुझे कोई रोक-टोक नहीं है। बस यही एक-एक लाइन पता है कि जी अपने लोगों के लिए काम करना है, रिगार्डलेस वो किसी मज़हब का हो, वो कौन-सी ज़बान बोलने वाला हो, कोई-सी भी फ़िरक़े का हो, सिर्फ़ हमने अपने लोगों के लिए काम करना है। तो यही चेंज था, क्योंकि काम करने की पैसे की अल्हम्दुलिल्लाह कभी कमी देखी नहीं। तो ना कुछ था कि जी करप्शन करना है, पैसा कमाना है। तो बस यही था कि लोगों के लिए काम करना है, और यहाँ पे स्पेस मिला। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरह की, क्योंकि जब से पोज़ीशन पे आए तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, लोग जब कॉन्टैक्ट करते हैं। सही। स्पेशली मुझे जब मैं फ़ोन करती हूँ ना, किसी हॉस्पिटल किसी का एडमिशन नहीं हो रहा हो, किसी को खून चाहिए हो, तो मुझे लगता है उस दिन मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि मैं अगर किसी का ये वाला काम, क्योंकि इसके लिए इंसान के पास टाइम नहीं होता ना। जैसे आज दोपहर में भी मेरे पास आए हुए कैंसर पेशेंट शायद लास्ट उसमें आए, तो वो उनको वहाँ पे जिना पे एडमिशन के लिए वो ले नहीं रहे थे कि इनके तो पास टाइम ही इतना शायद नहीं है। मैंने कहा जितना भी टाइम है आप एटलीस्ट ट्रीट तो करें इनको। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें, इस तरह का स्पेस देना, कि हमें किसी चीज़ के लिए फ़ौरन मिनिस्टर्स को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद कॉल करते हैं और चीज़ें लोगों के लिए हो जाती हैं। तो मुझे बड़ा डिफरेंस फ़ील हुआ और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने ये डिसीजन लिया, क्योंकि वहाँ तो लोग कहीं थे ही नहीं। वहाँ तो सिर्फ मिनिस्ट्रीज़ के मज़े थे, जी मिनिस्ट्रीज़ के बगैर रह नहीं सकते, पीपल्स पार्टी पे तनकीद करते हैं। आप तो हमेशा एलाए रहे, आपने हमेशा जब पीपल्स पार्टी के एलाए रहे तब ना आपने कोटा सिस्टम पे बात की, ना आप अलग सूबे की बात करते थे। मुशर्रफ टेन्योर में ऑल इन ऑल थी एमक्यूएम। कभी आपने सुनी एक आवाज़ भी कोटा सिस्टम की, कभी एक आवाज़ भी सुनी सूबा बनने की। जबकि जब तक पीपल्स पार्टी थी ही नहीं ना, तो ऑल इन ऑल थे। आप असेंबलीज़ में थे, आप हर जगह थे। तो मुझे ये डिफ़रेंस लगा कि ये प्योरली लोगों की पार्टी है, कि लोगों के लिए आप काम कर सकते हैं, जो कि एमक्यूएम में कहीं खो गई थी चीज़। और एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ और एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन साहब के बगैर आप कैसा देखती हैं? उनकी मौजूदगी हो तो एमक्यूएम है, और अगर अल्ताफ़ हुसैन नहीं हो तो एमक्यूएम नहीं है। बाकी लोग उस तरह से अपना नाम, मकाम, अवाम के साथ में अपने कनेक्शन बना नहीं सके, जैसा अल्ताफ़ हुसैन साहब का रहा। ऐसा लगता है तहसीन आपको? ऐसा बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बता रही हूँ ना कि अब ये सिर्फ़ एक ड्राइंग रूम की पार्टी रह गई है। क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन साहब जब तक थे, उन्हीं ने गलतियाँ की, बाद में वो चीज़ें सामने आईं। उसकी भी बड़ी स्टोरीज़ आईं कि जी क्योंकि उनको इतना उनके कॉन्शियस ख़त्म कर दिया गया
कि वो जो उनसे उनको स्क्रिप्ट दिया जाता था वो बोलते थे। अब उससे किन लोगों को फ़ायदा हुआ, उनके हटने से कौन लोग पोजीशन में आए, वो हम लोगों को नज़र आ रहा है कि किस तरह उनको जो है बिल्कुल ही वाइप आउट किया गया। लेकिन वाक़ई अगर वोट बैंक था और अब भी है, तो मुझे लगता है कि वोट बैंक अगर थोड़ा बहुत भी है इनके पास, तो वो अल्ताफ़ हुसैन का ही वोट बैंक है। क्योंकि लोग अभी भी इस उम्मीद पे होते हैं कि शायद जी हेलो की आवाज़ आ जाए, शायद जी आ जाएँ। लोगों को एक उम्मीद लगी रहती है, क्योंकि वो एमक्यूएम तो रही नहीं ना। अगर उन्होंने गलतियाँ की, लेकिन उन्होंने फिर भी एक कॉज़ पे काम किया। क्योंकि मैं हमने अपने पेरेंट्स को भी उनके साथ उनके लिए काम करते हुए देखा। एक कॉज़ के लिए काम किया, अब तो वो कॉज़ है ही नहीं। अब ये कहाँ बात करते हैं? जहाँ आप देखें, अब बिजली गैस की कोई चीज़ होती है, ये कहाँ जाते हैं? ये कहाँ रोड्स पे निकलते हैं? ये निकलते हैं रोड्स पे अपने मफादात के लिए। जब भी होता है अपने मफादात अवामी मसलों के लिए, तो ये रोड्स पे आते ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन के साथ ही ख़त्म हो चुकी है। अब ये कोई अलग ही पार्टी है, कभी वो पीएसपी के सूरत में आ जाती है, कभी वो एमक्यूएम पाकिस्तान अपना नाम बना रहे थे। आपस में आप देखें लड़ाई झगड़े कर रहे हैं सिर्फ़ इख्तियार के लिए कि तुम्हें वो मिनिस्ट्री मिल गई, मुझे वो मिनिस्ट्री मिल गई। तो अवाम कहाँ है? बस ये चल रहा है। तो अवाम कहाँ है? आप इनके अंदर के देखें ना। अभी असेंबली में उनके एमपी ने बोला कि वो दूसरा एमपी जो है हमारी पार्टी का, क्योंकि वो मुस्तफ़ा कमाल के ग्रुप का है, तो वो मुझे जान से मार देगा। ये तो फ्लोर ऑफ द हाउस हुआ है, ऑन रिकॉर्ड है, टीवी पे दिखाई गई हैं चीज़ें। तो यहाँ तो ख़त्म है एमक्यूएम तो। और पीटीआई वो भी कोई थ्रेट नहीं है। पीपल्स पार्टी के लिए तो कोई भी थ्रेट नहीं है। पीटीआई कभी भी थ्रेट नहीं थी। हमें आप देखें किरण, हमें जब बीबी की शहादत के बाद हमारा वोट बैंक बढ़ा, जब हमें अच्छा सा मैंडेट बहुत ज़्यादा मिला, तो कहा कि जी सिंपैथी वोट है, क्योंकि बीबी की शहादत हुई है, इस वजह से सारा वोट जो है वो आपकी तरफ इंक्लाइन हो गया है। 2013 में जो हुए, हमें 8 से ज़्यादा वोट मिला, जब तो बीबी की शहादत हो चुकी थी। फिर जो 18 में इलेक्शन हुए, और 18 में बड़े इंजीनियर्ड इलेक्शन हुए। आपको पता होगा, जब खान साहब के लिए बड़ी बड़ी फैसिलिटेशन की गई, फुल इंजीनियर्ड इलेक्शन थे। सिंध से पीपल्स पार्टी ने 13 से ज़्यादा वोट्स लिए, ज़्यादा सीट्स ली। फिर जब 2023 वाले इलेक्शन हुए, हमने 18 से ज़्यादा वोट लिए। अगर हम, और रेंजर्स अंदर भी खड़ी थी, बाई इलेक्शंस हुए, अंदर भी रेंजर्स बाहर भी रेंजर्स, फिर भी हमने सीट्स उठाई। लोगों की ज़मानतें ज़ब्त हुई हैं, पीटीआई की ज़मानतें ज़ब्त हुई हैं, इसी तरह एमकेएम की ज़मानतें ज़ब्त हुई हैं। तो मुझे लगता है कि एक क्राइटेरिया कि जी आपकी परफॉर्मेंस है, आप टीवी पे बैठ के किसी भी नैरेटिव को पुश कर रहे हो, टो कर रहे हो, लेकिन आपका असल मैंडेट आपके अवाम होते हैं कि अवाम आपको वोट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, वो आपके इलेक्शन में प्रूफ हो जाता है। तो हमारा मैंडेट तो हर इलेक्शन में बढ़ा है। तो मैं ये नहीं कहूँगी, हैविंग सेड दैट, हमारी कोताहियाँ हैं, बहुत सारी जगहों पे शायद हम थोड़े से वीक हैं, जो हम कोशिश कर रहे हैं। हमें चेयरमैन की तरफ से भी ये इंस्ट्रक्शन है, जैसे आपने बात की कि जैसे मैं एक उर्दू स्पीकिंग फैमिली से, पहले ऐसा हमें पोइट्री किया गया था जब हम एमक्यूएम में थे कि जी सिर्फ महाजरों को बर्दाश्त नहीं किया जाता, और उर्दू स्पीकिंग की तो जगह ही नहीं है, ये तो सिंधियों की पार्टी है, गोटों से जीत के आते हैं, शहरों पे हुकूमत करते हैं। ये एक नैरेटिव, जो कि हम भी टीवी पे जाते हैं तो हमें यही एक लाइन टो करने के लिए दी जाती थी। लेकिन यहाँ आके मैंने जितनी रिस्पेक्ट, यकीन करें आप, यहाँ पे फील की है अपने लिए, अपने लोगों के लिए, फ़ीमेल के लिए, मुझे नहीं लगता कि किसी और पार्टी में इस तरह रिस्पेक्ट दी जाती है, और जिस तरह आपके डिसीजंस को इम्पोर्टेंस दी जाती है। अब जैसे हम हालात देख रहे हैं कराची के, हमें पता है, हम भी इसी शहर में रहते हैं, हम भी वही तकलीफ़ें फ़ेस कर रहे हैं। मैं भी किसी फ्यूडल फैमिली से तो हूँ नहीं ना, कि मैं 2% एलीट से हूँ जी, मुझे पता ही नहीं मसले क्या है। यही मसले देखते हुए बड़े हुए हैं हम, तो यही चीज़ें डिस्कस करते हैं, तो उसके लिए काम भी हो रहा है। ऐसा नहीं, अगर आप पहले उसमें देखें, पिछले 10 ईयर्स में देखें, पिछले ईयर्स निकाल के देखें, तो पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस में, स्पेशली कराची के रिगार्डिंग, आपको बहुत डिफरेंस नज़र आएगा। कैसे? कराची में जितना आपने इस दफ़ा बजट में, अगर आप 2025-26 का बजट देखें, तो कराची में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 600 अरब रुपए रखे गए। पूरे पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर बजट किसी का इतना नहीं है। तो इसी तरह एजुकेशन में जिस तरह बजट रखे गए, जिस तरह हेल्थ पे काम हो रहा है, एनआईसीवीडी लेवल का आपको हॉस्पिटल बता दें पूरे पाकिस्तान में। पूरे पाकिस्तान से जो इलाज कराने लोग हैं, सिर्फ पाकिस्तान से इंटरनेशनली, साइबर नाइफ का जो इलाज है, लोग अमेरिका लंदन से कराने आ रहे हैं, क्योंकि बहुत लाखों डॉलर का इलाज है, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है। मशीनरीज इंटरनेशनल लेवल की हैं। तो हम पूरे, आपको, अब आप कभी जाएँ, आपका एनआईसीवीडी जाना हो या जेपीएमसी जाना हो, आपको बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से, गिलगित बिल्तिस्तान से, हर जगह का पेशेंट आपको वहाँ मिलेगा, क्योंकि एक तो फ्री और फिर क्वालिटी का इलाज हो रहा है। और गंबट में भी इसी तरह गवर्नमेंट में भी है, की बिल्कुल पूरे सिंध में हमने ऐसे जिस तरह के इंस्टीट्यूट्स हैं, और सबसे मेन किरण की फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब सेहत से बड़ी कोई नेमत नहीं है, और एक गरीब के लिए, अल्लाह ना करे उसको कोई बीमारी हो जाए, तो बहुत बहुत मुश्किल है उसका इलाज करवाना। कैंसर का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, जो कि कितना एक्सपेंसिव इलाज है। तो मुझे लगता है आप करें तनकीद, लेकिन जहाँ कुछ कर रहे हैं,
थोड़ा सा एप्रिसिएशन भी बनता है कि आप उन Appreciation चीज़ों को अप्रिशिएट भी करें कि जहाँ काम करने की हम नहीं कहते भाई हम फरिश्ते हैं, हम नहीं कह रहे हैं हमसे हुई होंगी कोताहियाँ, हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें हम थोड़े से हम चाहेंगे कि मीडिया भी थोड़ा सा सपोर्ट करे, जहाँ अच्छे काम है उनको भी देखें हमारे। नहीं, अब तो एक चलन हो गया कि हमारी पार्टी है तो हमारा चैनल भी होगा, हमारी पार्टी है तो हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म भी होगा। तो हैं कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज कि जिन्होंने चैनल्स भी खड़े कर लिए अपने और उन्होंने उसके साथ में डिजिटल स्पेस भी बना ली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दिमाग में भी कुछ ऐसे ही है कि एक न्यूज़ चैनल होना चाहिए, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होना चाहिए, 2 अखबार होने चाहिए, 4 मैगज़ीन होने चाहिए। अच्छा व्हाई नॉट? अगर एक इंसान पॉलिटिशियन है और वो बिजनेसमैन भी है, ठीक है? तो व्हाई नॉट? वो हुँ। एक या वो 10 चैनल खरीद ले, इसमें क्या इशू है? फिर सैलरीज़ ठीक भी है, है। सैलरीज़ तो देंगे ऑफ कोर्स, जब वो खरीदने की उनकी कैपेसिटी है, तो वो सैलरीज़ की भी होंगी कैपेसिटी। बाज़ औक़ात हो जाता है कि सैलरीज़ में अगर अगर मुझे नहीं पता कि आप कौन से चैनल की बात कर रही हैं, यहाँ सैलरीज़ रुकी हैं। मैं लेकिन तो एक अगर अमूमी चलन की हाँ, बात कर लेकिन रही लेकिन हूँ। ये कि नॉर्मली जो हम चीज़ें विटनेस कर रहे हैं कि अगर हमारे लोग भी खरीद रहे हैं चैनल, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा इंडस्ट्री बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें, ज़ाहिर बात है जब एक चैनल खरीदेंगे तो आपको जो है वो जॉब्स अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट होंगी, ज़्यादा और लोग रखे जाएँगे। आप जितनी एक्सपेंशन करेंगे चैनल्स की, उतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ होंगी, हमारे लोगों को जॉब मिलेगी। तो मुझे लगता है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। और बस हाँ, चैनल आपका लेकिन फैक्ट्स पे बात करे। वो न्यूज़ जो है वो फैब्रिकेटेड ना हो, वो फेक न्यूज़ ना हो, वो अपनी उसकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी ना अगर वो ऐसा कोई कोई बिज़नेसमैन है जो पॉलिटिशियन भी है और वो करता है और उसका चैनल अच्छी फेक न्यूज़ दे रहा है, वो तो उसका बिज़नेस वैसे ही ठप हो जाएगा। ठप हो तो हाँ, तो जाएगा। मुझे लगता है तो इट्स अ वेरी स्मार्ट आइडिया। मैं भी अगर कभी बिज़नेस वुमन बन गई इंशाल्लाह, तो मैं भी व्हाई नॉट? अगर अच्छा चैनल कोई खरीदने के ऑप्शन है, क्यों नहीं? अच्छे-अच्छे लोग आप जैसे लोग रखेंगे अपने साथ, अपनी टीम में क्या बात है आपकी। इंशाल्लाह। ज़बरदस्त है आप। ये भी एक अच्छा आइडिया था। एक नौजवान जिसको गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब नहीं मिल रही या वैसे ही जॉब नहीं है, तो उसको अगर बिज़नेस करना हो, कराची कितना वेलकमिंग है इसके लिए और इसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या सोच है? कि हम यंग जनरेशन को जॉब्स दें, काम करने की अपॉर्च्युनिटी दें। कितने मंसूबे ऐसे हैं जो आपको लगता है कि वाक़ई हमने अच्छे अनाउंस किए और वो वाक़ई मुतासिरकुन काम कर रहे हैं? देखिए सबसे पहले इसके लिए आप अगर चाहते हैं कि जी बिज़नेस एक्सपेंड हो, जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ निकले, उसके लिए आपको सबसे पहले अपना लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करना पड़ेगा। अब आप बता दीजिए, आप बैक ईयर्स पे चली जाइए किरण, जब एक-एक दिन में 100-100 जनाज़े कराची उठाता था। एक कॉल पे पूरा कराची बंद हो जाता था। एक कॉल पे तमाम जगह बसेस जला दी जाती थी। एक कॉल में शनाख्ती कार्ड देख के मार दिया जाता था। क्या वो सिचुएशन है अल्लाह ना करे? जिस तरह टारगेट किलिंग होती थी, किसी एक फ़िरक़े को टारगेट किया जाता था, उनके डॉक्टर्स को मारा गया। हम बड़े ज़माने से देखते आ रहे हैं कि जी उनके इंजीनियर्स को मार दो, डॉक्टर्स को मार दो, जितनी पढ़ी-लिखी स्लॉट है, ख़त्म कर दो उसको। अब वो अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है। लोग अगर सुबह कोई नौजवान जाता था, पता नहीं होता था शाम में आएगा या नहीं आएगा। ये दौर भी हमने अपने बचपन में देखा। ऐसा अब भी ऐसा नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है। तमाम कंपनीज़ स्पेशली जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी, वो सारी चली गई थी। श्रीलंका, बांग्लादेश शिफ्ट हो गई थी। वो तमाम चीज़ें वापस आना शुरू हुई हैं। आप देखिए चीज़ें, ये फैक्ट्स हैं, ये मैं जो बातें कर रही हूँ उसको रिसर्च कर सकती हैं। ठीक है? बिज़नेसेस वापस आना शुरू हुए हैं। जब आपका लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा, तो दूसरे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको भी आप ज़रा अट्रैक्ट करेंगे जी कि बिज़नेसेस आपके वापस आएँ, और ऐसा हुआ। जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ की आप बात की, देखिए हमने जो है यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी बहुत सारे स्टार्ट किए हुए हैं। इसके अलावा मैं ज़िक्र करना चाहूँगी, चेयरमैन साहब ने लास्ट ईयर ही एक एमओयू साइन किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ। उसमें हर साल जो है 6 स्टूडेंट सिंध से, 3 लड़के और 3 लड़कियाँ 100% स्कॉलरशिप में ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई के लिए भेजे जाएँगे। वो उसकी ख़ानदान जो वो सिंध गवर्नमेंट जो है वो उसने पूरा एमओयू साइन करके आई है। तो हम तो यूथ के लिए भी काम कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काम कर रहे हैं। मैं अगेन वही कहूँगी कि लोग तनकीद करें लेकिन थोड़ी-सी रिसर्च भी करें। जहाँ देखें अच्छा काम है यार उसको एप्रिशिएट करें, बुरे काम में मैं तो जस्टिफ़ाई कर ही नहीं रही हूँ। कि अगर कोई चीज़ कोताहियाँ हैं तो वो जस्टिफ़िकेशन बनती नहीं है। मतलब उसके लिए हमें बेहतर होने की ज़रूरत है, हमें और बेहतर काम करने की ज़रूरत है। और हमारे चेयरमैन की भी ये इंस्ट्रक्शन है कि जहाँ-जहाँ हमारे फ्लॉज़ हैं, हमने उसको सही करना है। हमने पार्टी का, अगर हम यूथ को लेके आ रहे हैं तो एक चेंज नज़र आना चाहिए पार्टी में, कि लोग देखें कि यूथ अगर नए आइडियाज़ के साथ आ रहा है, एक अच्छे बैकग्राउंड के साथ आ रहा है, तो उसके आना, उसकी पर्सनैलिटी हमारे लिए मैटर नहीं करती, वो जो काम कर रहा है वो हमारे लिए मैटर करता है। तो वही हम लोग कोशिश करते हैं कि जी काम करें, उन्हीं के इंस्ट्रक्शन में चेयरमैन साहब को देखते हैं। अगले 15 साल में तहसीन आबिदी अपने आप को कहाँ देखती है? मैं अपने आप को कहाँ देखती हूँ? मैं लोगों के दरमियान ही देखती हूँ।
दुआ है कि एक अच्छे ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम करूँ कि पॉलिसी मेकिंग में आऊँ, क्योंकि मुझे पॉलिसी मेकिंग में आने का बहुत शौक है। यस, कि मैं ओके। रिफॉर्म्स ला सकूँ, जो चेंजेस मैं देखना चाहती हूँ। अभी हम अपने बड़ों से कहते हैं, अल्लाह हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी दें कि वो चेंजेस हमारे हाथ से हो जाएं, हम ऐसे रिफॉर्म्स लेके आएँ, अपने लोगों के लिए काम करें, कि स्पेशली यूथ के लिए, कि यूथ को इतनी सारी पढ़ाई करके बाहर ना जाना पड़े, वो अपने मुल्क में अपने लोगों की खिदमत करें। और इंशाल्लाह, इसी से चेंज आएगा, इम्पैक्ट इंशाल्लाह इसी से आएगा। इसी से आएगा चेंज इंशाल्लाह। और ये मुझे बताया आपने, बड़ा शोर सुना हमने धुरंधर का, तो उसमें उन्होंने एक अजब सा कराची दिखा दिया, एक अजब सा लियारी जी दिखा हाँ। दिया, कोई रिसर्च नहीं किया उन्होंने। तो बीइंग पाकिस्तानी बड़ी तकलीफ हुई मुझे, जितनी तज्ज़िए पढ़ असल रही में हूँ, ऐसे जितनी ही है। चीज़ें उसके बारे में मिल रही हैं सुनने को। ऐसे ही है, वो लियारी एक तरफ वो लियारी दिखा रहे हैं बहुत ही बैकवर्ड, एक तरफ दिखा रहे हैं जी मिनिस्टर साहब की बेटी जो है वो डांस पार्टीज में जा रही है, जैसे लियारी में हर जगह क्लब्स खुले हुए हैं। हमने तो लियारी में तो कराची में ये चीज़ें कराची में भी नहीं देखा। प्रैक्टिस ही नहीं की, ये वाली चीज़ें हमने देखी नहीं, विटनेस ही नहीं की हमने। हम भी यूथ हैं भाई, हम भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए, हमने तो ऐसी चीज़ें नहीं देखी। हाँ, कहीं कहीं होती होंगी, वो प्राइवेट पार्टीज होती होंगी, उसमें तो इतना ऊपर मतलब बहुत मुझे अफसोस होता है उनकी आवाम पर। क्योंकि पता है क्या किरण, हमारे यहाँ आप देखें, हम लोग वी आर वेरी फॉर्चुनेट। पाकिस्तान में परफॉर्मेंस पे वोट जाता है, जो हुँ। आपको मैंडेट मिलता है आपके परफॉर्मेंस पे मिलता है। इंडिया में मोदी को हमेशा जो मैंडेट मिला वो नफरत में मिला जी, मुसलमानों के खिलाफ ना। वो इलेक्शन से पहले कभी गुजरात का वाकया करवा देता है, वो इस तरह की कुछ, कभी किसी मुसलमान को इस तरह जिंदा जला दिया, उसकी इलेक्शन कैंपेन यही होती है। तो मुझे लग रहा है आवाम बड़े बदकिस्मत है इंडिया के, जो बहुत इंसान हाँ उनको मिल बहुत गया। बदकिस्मत है कि उनको ऐसे पॉलिटिशियंस मिले हैं कि जिनकी सियासत ही नफरत पे बेस करती है। आप देख लें, हमारी इतनी कैंपेन सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, तमाम पार्टियां पाकिस्तान की इंक्लूडिंग पीटीआई को भी ले लें, उन्हीं ने ऐसा नहीं हुआ कि किसी के खिलाफ नफरत करके जो हैं कि वो किसी हिंदू के खिलाफ नफरत दिला रहे हैं, किसी सिख के खिलाफ नफरत दिला रहे हैं, हम लोग फिर वोट ले रहे हैं। हम लोगों की परफॉर्मेंस पे बात करते हैं, वही काफ़ी है, आपको नहीं है ज़रूरत। तो वही उनकी फिल्म है, उनको पता है उनकी यहाँ सेल वही चीज़ होती है, वो नफरत की सियासत ही बिकती है, और लोगों का माइंडसेट वही बन गया है कि आप नफरत करें, आप पाकिस्तान के खिलाफ बात करें तो आपकी फिल्म चलेगी। तो अफसोस होता है, रहम आता है बेचारों पे, कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए। और जो पाकिस्तान में फिर मीम्स का तूफान आता है, फिर जो लोग के पाकिस मुझे ऐसा लगता है हमारे कौम का वाक़ई सेंस ऑफ ह्यूमर ज़बरदस्त है। बहुत ही ऑसम है, बहुत बहुत ऑसम है। वो वो किसी भी चीज़ का कुछ भी तज्ज़िया कर देते हैं। आप जब जंग हो रही थी आपने देखा था? उस वक़्त भी मुझे एक मीम्स बड़ा वो याद है, यूनिवर्सिटी रोड वाला, कि वो इंडिया दिखा रहा है कि जी हमने तबाह कर दिया है। तो उस तरह के मीम्स ये यूनिवर्सिटी रोड है। यूनिवर्सिटी रोड पे आ रहा था, बहुत ज़्यादा आ रहा था। मतलब हमने तो बड़ा एंजॉय किया, हम तो सुबह सब ऑफिसेज भी जा रहे थे जब वॉर चली थी। वो थैंक्स टू आवर आर्मी कि हमने इतनी ज़्यादा, उन्होंने हमें प्रोटेक्ट किया हुआ है कि वो बॉर्डर्स पे क्या हो रहा था, और हम बड़े सुकून से अपने उनसे रूटीन की हमारी लाइफ चल रही थी। तो वो आपने हुर्मुज़ का आपने याद दिला दिया हम्म, मीम कि ये यूनिवर्सिटी रोड नहीं है ये यूनिवर्सिटी रोड है भाई, ये वो नहीं है, आप स्टेट ऑफ हॉर्मस नहीं है। और एक और भी था, वो भी मैंने उसका बड़ा लुत्फ़ उठाया, बहुत देर मैं मुस्कुराती रही। वो दिखाया उन्होंने कि वो कैरेक्टर जो है धुरंधर, वो बाइक के ऊपर जा रहा है, खातून पीछे है। तो नीचे लोगों ने लिखा हुआ, ये कराची में कौन-सा मकाम है? प्लीज़ आस्क पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन्होंने हमें क्यों नहीं बना के दिया, उन्होंने धुरंधर को क्यों बना के दिया? लोग इन कुछ भी मीम्स करते हैं। हाँ, और वो भी आया था और कि अगर इनकी फ़ौजें कराची में एंटर हो गई हैं, वो मुझे बड़ा मज़े का लगा था। तो अगर ये मोटरसाइकिल पे हैं तो हमारे डंपर्स ही मार देंगे। और तो देंगे। वो बड़े खतरनाक किस्म के मीम्स ये भी बड़े मुझे उन्होंने, हाँ। तहसीन, ये आप ही का रवैया है, आपको ही हँसी आती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बाकी लोग भी इतना ही वेलकम करते हैं तनकीद को, ऐसे ही मुस्कुरा के देखते हैं चीज़ों को। आप तो चेयरमैन के इंटरव्यूज़ लेते हैं, आप उनके जब वो पब्लिक स्पीचेस कर रहे होते हैं, मीडिया टॉक कर रहे होते हैं, तो वो बहुत अच्छी तरह मुस्कुरा के ही वो सब चीज़ें, मुझे लगता है कि देखिए मैं अगेन कहूँगी, अगर कंस्ट्रक्टिव है तो हमें तो बड़ा सीखने का मौका मिलेगा ना। हो सकता है कोई चीज़, क्योंकि मैं एक मेरी एफिलिएशन है, शायद मैं बहुत ज़्यादा इंक्लाइन हूँ, तो मैं वो चीज़ें ना देख पा रही हूँ किरण, जो आप देख लें, आप एक हुँ। न्यूट्रल होके देख लें और वो आप मुझे बताएंगी, तो मैं तो बड़ा इसको वेलकम करूँगी कि अच्छा यार, कहीं पे भी हमारे फ्लॉज ना रहे ना, हम बड़े अच्छी परफॉर्मेंस दें, हम अच्छे अपने लोगों के लिए काम कर सकें, तो व्हाई नॉट, तनकीद होनी चाहिए। तनकीद वाला तनकीद नहीं होनी चाहिए कि जहाँ अच्छा काम जो कि जमात इस्लामी हम पे बहुत करती है, वो उनको देखें, वो इतने 100% हैं, इतने ज़्यादा जो है वो समझते हैं कि आवाम के लिए काम करते हैं, आवाम के इश्यूज़ पे बात करते हैं, आवाम उनको मैंडेट क्यों नहीं देते। आप हमेशा देखिए, जमात इस्लामी जब भी पावर में आई है, जब भी एम्पावर्ड हुए, या तो किसी दूसरी जमातों ने बॉयकॉट किया, या फिर किसी डिक्टेटर ने ला के बिठा दिया। चाहे वो आप नेमतुल्लाह साहब को देख लें, उनसे पहले साहब जो आए थे उनको भी देख लें, कभी भी मैंडेट से नहीं आए, या तो डिक्टेटर से आए हैं या दूसरों के बॉयकॉट से आए, क्योंकि कोई और ऑप्शन ही नहीं होता था, ग्राउंड पे कोई और होता ही नहीं था, तो इसलिए जमात इस्लामी आ जाती थी।
इस दफ़ा भी एमक्यूएम ने बॉयकॉट किया लोकल गवर्नमेंट में, तो उनको 9 जो है वो यूसीज़ वो मिल गई, 9 डिस्ट्रिक्ट्स मिल गए। अब उस 9 की परफॉर्मेंस बताते हैं, हम भी तनकीद कर रहे हैं जी, हमारे पास अगर 14-15 है तो आपके पास भी तो 9 है। क्या है परफॉर्मेंस? अपनी एक यूसी को या चल हम बहुत बुरे हैं ना, हम नहीं करते काम, हमने कुछ भी नहीं किया। आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो फरिश्ते हैं ना, आप क्यों नहीं कर रहे काम? आपकी यूसेज मॉडल जो है वो मॉडल यूसेज क्यों नहीं बन रही है? 9 इट्स अ बिग नंबर कि 9 टाउन्स आपके पास हैं, क्यों नहीं काम हो रहा है वहाँ पे? ढक्कन के गटर के ढक्कन पे हम पे बात कर रहे हैं। जो बच्चे का सबसे ज़्यादा जो इंसिडेंट हुआ था चेज़अप के सामने, वो मैं सियासत में मुझे ये चीज़ बड़ी बुरी लगती है कि आप जी जस्टिफाई करें कि नहीं तुम्हारी ज़िम्मेदारी थी। बीइंग अ गवर्नमेंट हमारी ज़िम्मेदारी थी, पर वो टाउन जमात इस्लामी का था। एक गटर का ढक्कन आप नहीं लगा सके। आपके टाउन में जितना रेवेन्यू जनरेट होता है, वो तमाम रेवेन्यू आप अपने टाउन्स पे खर्च करते हैं। इसके अलावा आपको केएमसी से अलग मिलता है। कहाँ जाते हैं इनके पैसे? तो मैं वही वाली बात करती हूँ कि आप तनकीद करें, लेकिन आप फैक्ट्स को भी सामने रखें। तनकीद बराए तनकीद ना हो, अपनी कोताहियाँ भी सामने रखें, अपनी गिरबान में बिछा के फिर करें यार सबकी बात, करें हम पे तनकीद। इलेक्शन के लिए तैयार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? बिल्कुल तैयार है, हम तो हमेशा तैयार रहते हैं। कोई से भी इलेक्शन हो, चाहे बाई इलेक्शन, सब कंटोनमेंट इलेक्शंस आ रहे हैं, हम अपनी वर्किंग कर रहे हैं। कल भी हमारी एक मीटिंग हुई है इसके रिगार्डिंग ख़वातीन की स्पेशली, कि जी क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जो थोड़ी सी चीज़ें विटनेस की थी, बिकॉज़ मेरा बैकग्राउंड जैसे जिस पार्टी से रहा है, तो वो बड़ा इस पे स्ट्रक्चर पे बड़ा काम करते रहे हैं कि जी पहले से जो है वो वोटिंग लिस्ट में आपके कार्ड्स आपके घर पहुंच जाते थे। तो हमने ज़ाहिर बात है जो चीज़ सीखी, अच्छी चीज़ तो आप वहीं से भी सीख सकते हैं ना। जो चीज़ सीखी फिर वो हमने चीज़ यहाँ पे भी हमने लोगों को अपनी राय भी दी कि जी इस तरह भी, अगर क्योंकि आपका वोट ज़ाया नहीं होना चाहिए, एक एक वोट भी ज़ाया होना एक बहुत बड़ा लॉस होता है, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। अब देखें कंटोनमेंट इलेक्शन है, फिर आएंगे जनरल इलेक्शन, फिर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन है नेक्स्ट ईयर। अब देखिएगा पहले से ज़्यादा वोट लेंगे पहले से ज़्यादा वोट्स मिलेंगे? इंशाल्लाह। चलिए ये ज़बरदस्त है। बहुत शुक्रिया तहसीन, बहुत शुक्रिया आपने वक़्त दिया, आप आई और दिल खोल कर बात की। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, बहुत मज़ा आया आपके साथ। सेम हियर।